नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है कीमत संतुलन का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम। आज हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि कीमत संतुलन के लिए एक जनरल थ्योरी कैसे आई। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में अपन देखते हैं। कीमत निर्धारण के लिए जो पुरानी मान्यता थी, तो इसके संबंध में जो प्राचीन मत था, यानी कि पुरानी मान्यताएं, वो दो प्रकार की थी। एक मान्यता ये थी कि कीमत निर्धारण किसके आधार पर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर, मीन्स सीमांत उपयोगिता के आधार पर। जबकि दूसरी मान्यता ये थी कि वस्तु की कीमत उसकी कॉस्ट के बेस पर डिसाइड होनी चाहिए, मतलब उसकी लागत के आधार पर। तो ये जो सीमांत उपयोगिता वाला था, ये इसका मांग पक्ष था, यानी कि डिमांड साइड था, और ये जो लागत वाला था, ये उसका सप्लाई साइड था, यानी कि पूर्ति पक्ष। तो चूंकि ये दोनों पक्ष अपने आप में सिंगल साइडेड थे, एक पक्षीय थे, फिर इन दोनों के बीच में, मतलब कुछ अर्थशास्त्री ये मानते थे कि कीमत का जो संतुलन है वो, या कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, मतलब मांग के आधार पर। जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मत था कि कीमत का निर्धारण लागत के आधार पर होना चाहिए, यानी कि उसके पूर्ति के आधार पर। इन दोनों विरोधाभासों को खत्म करते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था वो थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने ये तर्क दिया कि कीमत निर्धारण करने के लिए न केवल मांग बल्कि पूर्ति दोनों ही आवश्यक है। अर्थात मार्शल ये मानते थे कि कीमत निर्धारण करने के लिए हमें मांग और पूर्ति दोनों की जरूरत है। दोनों जहां पर समान होते हैं, हम मान के चलते हैं, वहां पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने मांग और पूर्ति दोनों की इंपॉर्टेंस को एक कैंची के उदाहरण से अच्छे से बताया गया है। जिस तरह से कपड़ा काटने के लिए कैंची के दोनों साइड काम में आते हैं, ठीक उसी प्रकार कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की भूमिका रहती है। किसी की कम किसी की ज़्यादा ये मायने नहीं रखता, लेकिन कीमत निर्धारण के लिए दोनों पक्ष का होना आवश्यक है। यह किसने समझाया? प्रोफेसर मार्शल ने। तो अब प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत किससे निर्धारित हुई? मांग और पूर्ति के अनुसार। तो अब अपन देखते हैं कि मांग और पूर्ति कैसे रहती है। इस साइड अपन देखते हैं वस्तु की मांग, यानी कि उसकी डिमांड साइड। चूंकि हम वस्तु की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? यूटिलिटी। किसी भी वस्तु के अंदर उपयोगिता होने के कारण हम उसकी डिमांड करते हैं। जैसे ये पेन मेरे लिए यूजफुल है, इसलिए इस पेन को मैं खरीद कर आया। तो मांग किसी वस्तु की उपयोगिता के कारण होती है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? वस्तु की कीमत और मांग के बीच में आप अच्छी तरह परिचित है, दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत। यानी कि इनके बीच में कॉन्ट्रा रिलेशन होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इसलिए आप देखते हैं कि हमारा जो मांग वक्र है वो हमें ऋणात्मक मिलता है, मतलब गिरती हुई आकृति के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी तरफ हम वस्तु की पूर्ति को देखते हैं, यानी कि उसकी सप्लाई साइड को। तो यहाँ हम देखते हैं कि वस्तु की पूर्ति सीधे सीधे तौर पर उसकी कीमत के साथ कैसे होती है? इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध है, या हम सीधा संबंध भी कह सकते हैं। अर्थात क्या हुआ? कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और कीमत घटेगी तो उसकी सप्लाई भी घटेगी। इसलिए हम जानते हैं कि पूर्ति का वक्र हमको कैसा मिलता है? धनात्मक, ऐसे सीधा बढ़ता हुआ। ये हमारा सप्लाई कर्व है। क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मांग और पूर्ति दोनों मिलकर कीमत का निर्धारण करती है, इसलिए जब हम कीमत संतुलन की बात करते हैं तो अब अपन एक ही डायग्राम में इन दोनों चीज़ों को रख लेते हैं। अर्थात एक ही डायग्राम में हम यहाँ पर हम वस्तु की कीमत को रखें और यहाँ पर उसकी मात्रा को। क्योंकि पहले वस्तु की मांग को बता दिया, ये डी वक्र मांग वक्र को बता रहा है, और ये एस एस वक्र पूर्ति वक्र को बता रहा है।
जो इस तरह से आ गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बिंदु पर, जो कि ई बिंदु है, यहाँ पर ई बिंदु पर डिमांड और सप्लाई कैसी है, इक्वल। इसलिए इस ई बिंदु पर वस्तु की कीमत कितनी निर्धारित होती है, ओ पी, और मात्रा कितनी होगी, ओ क्यू। यही है कीमत का संतुलन, प्राइस इक्विलिब्रियम। यही कीमत का साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु है। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ हमें समझनी आवश्यक है कि मान लीजिए किसी वजह से कीमत बढ़कर P1 हो जाती है, तो इस बढ़ी हुई कीमत पर हमें रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा, इसकी मांग होगी P1J और इसकी सप्लाई कितनी होगी, P1K। तो अब अपन मांग और पूर्ति को देख लेते हैं। यहाँ पर P1 पर क्या स्थिति हो रही है, P1 पर हमारी मांग कितनी है, P1J, यह P1J, जबकि पूर्ति कितनी है, P1K। स्पष्ट है कि P1 पर हमारी पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, पूर्ति आधिक्य। ये एक्सेस सप्लाई है, इसका नतीजा क्या होगा, कीमतें वापस गिरने की प्रवृत्ति होगी और ई बिंदु पर आकर रुकेगी। इसके विपरीत यदि P2 पर जब कीमत घट जाती है और घटकर P2 हो जाती है, तो इस घटी हुई कीमत पर हम देखते हैं कि ये हमारी सप्लाई और ये हमारी मांग। घटी हुई कीमत पर यानी कि P2 पर हमारी मांग है P2B, जबकि पूर्ति है P2A। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि B ज़्यादा है और A कम है। इसका मतलब इस घटी हुई कीमत पर हमारी मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, मांग आधिक्य, एक्सेस डिमांड है। नतीजा क्या होगा, मांग ज़्यादा और पूर्ति कम है, जिससे वापस कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति आएगी और वापस संतुलन बिंदु पर रह जाती है। इस प्रकार कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अंततः कीमतें संतुलन बिंदु पर आकर संतुलित रहती है। तो ये है कीमत का सामान्य संतुलन। थैंक यू।